तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये उपसंयोजी यौगिक नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से किसी भी उपसंयोजी यौगिक के चुंबकीय गुण के बारे में, उसकी ज्यामिति के बारे में, आदि आदि चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं या उसके आयन किस तरह के हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है और इस एग्जाम्पल पर हम पूर्णतया संयोजकता आबंध सिद्धांत अप्लाई करके और इसके बारे में, इसके चुंबकीय गुण के बारे में, इसकी ज्यामिति के बारे में, इसके संकरण के बारे में, सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। चलिए, इस पर हम लोग संयोजकता आबंध सिद्धांत लगाते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो निकिल है ये धातु परमाणु है जिसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं और ये लिगैंड है। Cl क्या है? लिगैंड है। इस पर संयोजकता आबंध सिद्धांत अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम करना पड़ता है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिखना है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो चलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली इसको x मानिए, बीच में प्लस, एक क्लोरीन पर एक माइनस तो 4 क्लोरीन पर 4 माइनस, और इस टोटल पर बराबर करके इस टोटल पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है तो -2 लिखेंगे और यहाँ पर हल कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा +2। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? +2। यानी कि हमें निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो चलिए, यानी निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया? +2। तो निकिल पर +2 चार्ज लगाकर इसकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको जरूरी है कि इसका पता रहे कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 16, 2। यहाँ हो जाएगा। इसका केवल हमें बाहरी कोश से मतलब है क्योंकि बाहरी कोश का ही अप्लाई होता है। तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, ये होता है। अब देखिए, निकिल का +2 चार्ज है तो निकिल पर +2 चार्ज कैसे आया? तो निकिल पर +2 चार्ज आया यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से बाहर निकलते हैं तब उस पर प्लस चार्ज आता है। तो निकिल पर +2 चार्ज आने का मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यानी यस में से 2 इलेक्ट्रॉन जो ये थे ये निकल गए हैं और ये निकल गए तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2, 8, 16, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर थे ये क्या हुए? बाहर निकल गए तो अब बचा 0 और इसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बनेगा, इसका हो जाएगा 3s2, 3p6, 3d8 और 4s0 बचा। अब देखिए, अगर इसके हम कक्षक में तोड़ें तो d के लिए कितने कक्षक होते हैं? d में होते हैं 5 कक्षक। तो d के लिए 5 कक्षक बना लीजिए। 5 कक्षक बन गया। और यस के लिए कितना कक्षक बनेगा? 1 कक्षक। यस में 1 कक्षक होता है। और इसी प्रकार अगला होगा p, तो इसमें लगेगा 3 कक्षक। इस तरह से यह है आपका 3d, यह है 4s और यह है 4p। इस तरह से है। अब देखिए, 3d में केवल हमें बाहरी कोश से मतलब होता है इसलिए केवल बाहरी कोश का हम लोगों ने बनाया है, इससे मतलब नहीं है। तो देखिए, d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो कैसे भरते हैं? 8 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दीजिए। और यस में तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से उपसहसंयोजी यौगिक के चुंबकीय गुण के बारे में, ज्यामिति के बारे में, आदि आदि चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। अब इस पर अगर आपको, मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है, उपसहसंयोजी यौगिक का एक एग्जाम्पल लिख लिया है। अब इसमें देखना है
कि इसका चुंबकीय गुण कौन सा है, इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो इस पर हमें संयोजकता आबंध सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसमें जो केंद्रीय परमाणु है, इसके केंद्रीय परमाणु का आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालिए और इस ऑक्सीकरण संख्या को इसके ऊपर चार्ज लगाकर और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो निकिल का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 16, 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 28। अब इस पर +2 चार्ज लग गया, तो +2 चार्ज यानी प्लस चार्ज कब आता है, जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो +2 चार्ज आया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, अब इसमें +2 चार्ज लग गया यानी कि बाहर के यही दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब बाहर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पर कितना बचा, 2, 8, 16, 2, तो 2, 8, 16 और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था वो निकल गया है। अब देखिए केवल बाहरी कोश से हमें मतलब है, तो बाहरी कोश का हम लोगों ने क्या कर लिया, SPDF में तोड़ लिया। तो 16 का हुआ 3s2, 3p6, 3d8 और 4s 0, क्योंकि 4 नंबर पर जो s था वो 0 इलेक्ट्रॉन रखा। अब केवल इतने से हमें मतलब है और इतने का हम लोगों ने कक्षक में तोड़ा, तो 3d के लिए कितना कक्षक बनेगा, 5 कक्षक। 5 कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया मैंने। 4s खाली डिब्बा है और ऐसे 4p होगा, फिर 4d होगा, इस तरह से आगे होंगे बहुत सारे कक्षक। अब निकिल का हम लोगों ने इसके ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ऐसे जब कोई एग्जाम्पल दिया रहे तो सबसे पहला काम कीजिए, निकिल के ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर यानी केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर उसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। अब सोचिए कि यहाँ पर क्या है, जो लिगेंड है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है। अब ये 4 लिगेंड आकर एक लिगेंड निकिल को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माने युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन निकिल को एक युग्मित इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्लोरीन आकर अब निकिल की पोजीशन क्या है, इसके अंदर निकिल की पोजीशन ये है। अब क्लोरीन आकर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया होगा, तो देखिए क्लोरीन आकर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है। एक क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 4 डिब्बे में ये क्लोरीन आकर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है इस तरह से, ठीक बात है। और क्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड है, देख लीजिए क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है। यहाँ प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड कौन से हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो क्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए सीधा आकर इसने खाली डिब्बे में इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप लोग इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं अगर आपको पता चल गया कि किस किस कक्षक में इसने ये क्लोरीन आकर इलेक्ट्रॉन दिया है। लिख देते हैं एक बार कि क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है। अगर ये प्रबल लिगेंड होता तो होता क्या, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता। युग्मन कैसे होता, ये जो एक इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक डिब्बे में आ जाते, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इस डिब्बे में रख देते और पहला क्लोरीन आकर इस डिब्बे में, इस खाली डिब्बे में अपना इलेक्ट्रॉन देता। लेकिन चूंकि ये दुर्बल लिगेंड है इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, युग्मन की क्रिया इसे कहते हैं, तो युग्मन की क्रिया नहीं होगी। जैसे है जो खाली डिब्बा उसी में आकर इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं जिस तरह से वैसे ही रहेंगे। और अगर ये प्रबल लिगेंड होता तब क्या होता, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर युग्मन कर लेते हैं, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन घटकर यहाँ पर आ जाता। इस तरीके से ये युग्मन की क्रिया होती जिससे ये वाला डिब्बा खाली हो जाता और एक क्लोरीन यहाँ पर भी आकर अपना इलेक्ट्रॉन देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन क्या है, दुर्बल लिगेंड है। अब देखिए, अब ये क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है इसलिए संकरण अब सीधा लिखते हैं। तो संकरण क्या होगा, अब संकरण देखिए आप लोग निकालना बहुत आसान है। देखिए जो लिगेंड ने आकर अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन दिया है उसमें यस के लिए कितने डिब्बे अप्लाई हुए हैं, 1, तो यस के 1 डिब्बा काम में आया है और पी के 3 डिब्बे, तो पी के 3 डिब्बे काम में आए हैं, यानी कि इसका संकरण हुआ sp3, तो संकरण निकल गया। अब चलिए आप लोग बताइए कि ये रंग कैसा होगा, इसका रंगीन होगा या रंगहीन होगा। तो देख लीजिए
अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह से करने के बाद आप देखिए इसमें कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन माने कोई कक्षक ऐसा हो जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तो अकेले इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, रंग उत्पन्न होता है। जब किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अकेले होता है तो वो क्या करता है, उस कक्षक में ऊपर नीचे इस तरह से आता जाता रहता है और इस प्रकार से वो रंग उत्पन्न करता है और ये रंगीन आयन बनाएगा। अगर सारे के सारे कक्षक में ऐसे हो, इस प्रकार से दो दो इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रंगहीन आयन बनाएगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो रंगीन आयन बनाएगा। दूसरा इसका चुंबकीय गुण देखते हैं, तो चुंबकीय गुण कैसा होगा, तो चुंबकीय गुण देखना है, तो चुंबकीय गुण इसका, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अनुचुंबकीय होंगे, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, जिस प्रकार से इस कक्षक में है, जिस प्रकार से इस कक्षक में, जिस प्रकार से इस कक्षक में, इसी प्रकार से दो दो इलेक्ट्रॉन अगर हर कक्षक में हो, कोई कक्षक ऐसा ना हो जिसमें एकल इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा प्रतिचुंबकीय। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अनुचुंबकीय। तो इस तरह से। और इसका ज्यामिति कैसा होगा, तो ज्यामिति के लिए अभी यहाँ पर चार्ट बना देंगे और आप लोग समझ जाएंगे। इसका ज्यामिति होगा चतुष्फलकीय। देखिए, किसी का भी संकरण अगर sp3 है तो यही संकरण देखकर बताया जाता है कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी। तो sp3 संकरण जिसका भी हो वो चतुष्फलकीय होता है। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हमें संयोजकता आबंध सिद्धांत अप्लाई करना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इस केंद्रीय परमाणु का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको यक्स मान लेंगे, प्लस लगाएंगे, और NH3 पर 0 चार्ज होता है, ये एक उदासीन लिगेंड है तो 0 चार्ज होता है, और 0 का 6 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और बराबर क्या आ गया, +3। तो यक्स का मान क्या आ गया, +3 आ गया। और ये क्या है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है। अब इस ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कोबाल्ट का हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी CO पर +3 चार्ज, यही +3 चार्ज इस कोबाल्ट पर लगा देंगे और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो चलिए पहले कोबाल्ट का हम लोग सिंपल ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। तो कोबाल्ट का होता है 27 और हो जाएगा 2, 8, 14 नहीं, इसका हो जाएगा 15, 2। अब लास्ट कोष का हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो लास्ट कोष का क्या होता है, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2, ये होगा। अब इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये है भाई, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोबाल्ट का ये है। जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब CO पर +3 चार्ज लग गया, इसका मतलब हुआ इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन कौन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएगा, और 15 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो बनेगा 2, 8, 14, 0। देखिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है कोबाल्ट का, जब इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन +3 चार्ज आया, इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर हुआ, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, इस तरह से। और फिर हमारा SPDF में तोड़ेंगे तो लास्ट कोष का बनेगा 3s2, वहाँ पर देखिए आप लोग, 3s2, 3p6, 3d, अब ये 7 था, 6 बचा, और फिर 4s0, ऐसे 4p होगा आगे, ठीक है। और इसके बाद में d के लिए हम लोग लास्ट कोष का वो कक्षक में तोड़ लेते हैं। तो कक्षक में तोड़ेंगे तो d के लिए बनाना पड़ेगा 5 कक्षक, d के लिए बनाना पड़ेगा 5 कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक बन गए। तो ये हो गया 3d के लिए, ये हो गया इतना, 3d के लिए 5 कक्षक बना दिए। 4s के लिए, s के लिए केवल 1 कक्षक बनाना पड़ता है। इसी प्रकार p के लिए, 4p के लिए ये हो गया 4s के लिए, और 4p के लिए हमेशा बनता है 3 डिब्बा, इस तरीके से। अब चलिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह तरीके से।
और 4s में तो 0 है, इस सब में 0 है, तो इस तरह से निकल जाएंगे। 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन जब थे इसमें इस तरीके से था, पहले 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉन निकला है तो लास्ट कक्षक से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसमें NS3 आकर 6 NS3 आकर इसको लिगेंड देंगे, तो लिगेंड किस किस कक्षक में देंगे, तो देखिए अब NS3 परबल लिगेंड है, देखिए NS3 कैसा लिगेंड है, परबल लिगेंड है, तो लिख देते हैं NH3 परबल लिगेंड है, अतः युग्मन होगा, अतः युग्मन होगा। और युग्मन होने के बाद कैसा हो जाएगा, तो देखिए युग्मन होने के बाद इन दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक ही कक्षक में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। देखिए इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, अब ये परबल लिगेंड है, इसलिए ये दोनों अकेले अकेले थे, तो ये दोनों के दोनों एक डिब्बे में आ जाएंगे, इस तरीके से। देखिए ये वाला इसमें आ जाएगा, युग्मन हो जाएगा, NH3 परबल लिगेंड है अतः युग्मन होगा, और युग्मन माने जिसमें एकल इलेक्ट्रॉन है वो एक डिब्बे में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला डिब्बा खाली हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4s ऐसे रहेगा, और फिर 4p भी इस तरह से है, ये 3d इस तरह का हो गया। इस तरीके से अब क्या होगा, अब NH3 आकर अपना लिगेंड देगा, तो यह एक NH3 यहाँ पर दे देगा, एक NH3 यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन देगा, एक NH3 यहाँ पर देगा, एक NH3 यहाँ पर देगा, 6 हैं, 1 2 3 4 हो चुके हैं, एक NH3 यहाँ पर देगा और एक NH3 यहाँ पर देगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला इसका संकरण लिखते हैं हम लोग, तो संकरण कैसे लिखेंगे, देखिए जो NH3 आकर लिगेंड दिया है उसमें D के कितने कक्षक इस्तेमाल हुए हैं, तो 2 कक्षक यानी D2। S के कितने कक्षक, तो S का 1 है, और फिर P के 3, तो D2sp3 इसका संकरण हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल दिया रहे, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, इस ऑक्सीकरण संख्या को CO के ऊपर ऐसे पावर लगाकर, चार्ज लगाकर, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद अगर परबल लिगेंड आ रहा है तो युग्मन की क्रिया होगी, किसी भी कोष में एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, अगर हैं तो वो एक ही कक्षक में युग्मित हो जाएंगे, इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों अकेले अकेले थे तो ये आ गया इसमें, इस तरीके से। और फिर खाली कक्षक हैं उसमें आकर जितने लिगेंड है, 6 लिगेंड थे, NH3 6 थे, तो 6 NH3 आकर किसमें अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो उस कक्षक में दे देंगे, और फिर देख लेंगे संकरण की क्या आया। इस तरह से देखिए D का 2 कक्षक इस्तेमाल हुआ इसलिए हो गया D2, फिर S का 1 कक्षक तो S1, और P3 तो P3 हो गया, तो D2sp3 आ गया। रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, तो रंग कैसा होगा ये, तो देखिए क्या इसमें कहीं पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी डिब्बे में है, तो देखिए यहाँ भी युग्मित, यहाँ भी युग्मित, यहाँ भी युग्मित, और इस सब में तो इलेक्ट्रॉन युग्म है ही, तो ये होगा रंगहीन, यानी इसका आयन क्या होगा, रंगहीन होगा। चलिए चुंबकीय गुण देखते हैं इसका, तो चुंबकीय गुण देखते हैं, तो सबके सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो लिख दीजिए प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होंगे। और अगर कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर दिख जाता तो अनुचुंबकीय हो जाता ये, यानी रंगहीन जब रहता है तो प्रतिचुंबकीय रहता है, और रंगीन अगर रहता है तो वो अनुचुंबकीय होता है, इस तरीके से। और इसकी संरचना कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी, तो ज्यामिति अभी स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर एक चार्ट लिख देंगे, वो D2sp3 जिसका भी संकरण हो उसकी संरचना होती है अष्टफलकीय। तो इस तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। सिद्धांत यहाँ पर लिखा है, देखिए BBT सिद्धांत के कुछ 4 नियम यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला है केंद्रीय परमाणु के पास बंध निर्माण के लिए रिक्त कक्षक होते हैं। जो केंद्रीय परमाणु होता है, धातु परमाणु होता है, उसके लिए उसके पास रिक्त
कक्षक होते हैं जिसमें लिगेंड आकर अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, दूसरा नंबर पर लिखा है कि संकरण और ज्यामिति, अगर किसी उपसह संयोजी यौगिक का संकरण sp आता है तो उसकी ज्यामिति रेखीय होगी। अगर संकरण sp3 आता है तो चतुष्फलकीय होगी, dsp2 आता है तो वर्ग समतलीय होगा, और sp3d आता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड, और ये दोनों होने पर अष्टफलकीय संरचना प्रदर्शित होगा, यानी उसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। ये चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय में अंतर ये होता है कि चतुष्फलक माने 4 फलक वाला हो, इस तरह से पिरामिड जैसा हो, 4 फलक वाला होगा, ठीक है। और वर्ग समतलीय माने 2D संरचना बनेगी इस प्रकार से, जैसे केंद्रीय परमाणु बीच में है और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 3D संरचना नहीं होगी, 2D संरचना होगी वर्ग समतलीय का मतलब। बाकी देख लीजिए आप लोग। तीसरा पॉइंट है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन नहीं होता। जिससे जब दुर्बल लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन देने, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे, हम युग्मित नहीं करेंगे, लेकिन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में हम लोग इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल में बता चुके हैं। चौथा नंबर, अगर लिगेंड भरने के बाद कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कोई कक्षक ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा और आयन उसका रंगीन हो जाएगा। जबकि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा और रंगहीन आयन प्रदर्शित होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। ये एक उपसहसंयोजी आयन है और संकुल आयन है, और इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं बीबीटी सिद्धांत से और देखते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। बीबीटी सिद्धांत अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी है कि निकिल का सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, तो चलिए निकालते हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इसको यक्स मान लीजिए, प्लस लगाइए। 1 CN पर -1 होता है तो 4 CN पर क्या होगा, -4 होगा, और बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा +2, ये आ जाएगा। अब चलिए निकिल का +2 चार्ज लगाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो निकिल पर हम लोग +2 चार्ज लगाएंगे और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप लोग। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक निकिल का होता है 28, 2, 8, 16, 2। बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इन दोनों का केवल कर लेते हैं, तो इसका होगा 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2, ये होगा। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन निकिल पर +2 चार्ज लगा। अब +2 चार्ज कैसे आया, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2, 8, 16, 0, क्योंकि ये 0 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए बाहरी कोश के। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही वाला देख लीजिए, तो बनेगा 3s2, 3p6, 3d8 और 4s0, इस तरीके का। कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, पहले कक्षक में तोड़ लेंगे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे हम लोग कक्षक में से। यहाँ पर डायरेक्ट हो जा रहा है तो कर दे रहे हैं। चलिए इसका हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए डिब्बा कितना बनेगा, 5 डिब्बा, यानी कि डी कक्षक में कितने उपकोष होते हैं, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। इस तरह से 5 कक्षक होंगे। और यस के लिए कितने कक्षक बनेंगे, 1 कक्षक, और ऐसे फिर होगा पी वाला, इस तरीके से। अब देखिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो डी के लिए ये 3d है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3d है, ये है 4s, ये है 4p। अब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो 3d, डी में 8 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। इन सब में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। हमेशा जब भी ऐसे दिया जाए तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो केंद्रीय परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इस तरह से
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद देखिए कि किस तरह का लिगेंड आ रहा है। तो CN आ रहा है और CN कैसा है, प्रबल लिगेंड है। तो CN कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो CN प्रबल लिगेंड है। अतः युग्मन होगा, अतः युग्मन होगा। भाई CN प्रबल लिगेंड है, अतः हमें क्या करवाना पड़ेगा, युग्मन करवाना पड़ेगा। और युग्मन कैसे करवाएंगे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले हैं इनको हमें एक डिब्बे में कर देना है, तो युग्मन की क्रिया हो गई। तो इस तरह से 1 2 3 4, S के लिए 1 और P के लिए 3, इस तरह से बना लीजिए। देखिए इसमें तो युग्मित थे ही, इसमें युग्मित थे ही, इसमें युग्मित थे ही, और ये दोनों अकेले अकेले थे। अब ये भी इसमें आ जाएगा और ये भी युग्मित हो जाएगा और इस प्रकार से सबसे लास्ट वाला कक्षा खाली हो जाएगा। और ये 3D का पोजीशन हो गया, ये 4S है और ये 4P है, इस तरह से। अब देखिए अब हमारा लिगेंड आएगा और खाली डिब्बे में इलेक्ट्रॉन देगा। तो CN की संख्या 4 है, 4 CN आएंगे और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे। पहला CN आकर यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक CN आकर इसमें इलेक्ट्रॉन देगा और एक CN आकर इसमें इलेक्ट्रॉन देगा और एक CN आकर इसमें इलेक्ट्रॉन देगा। किस तरह से देंगे, अब आप लोग इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला संकरण बताइए। संकरण देखते हैं हम लोग। संकरण क्या होगा, D का एक कक्षा काम में आया तो एक D हो गया। यस का कितना कक्षा काम आया, 1, तो एक यस हो गया। और P के कितने डिब्बे काम में आए, 2, तो P2 हो गया। तो इसकी संकरण हुआ DsP2, ये संकरण है। अब बताइए रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, इसका रंग कैसा होगा इसके आयन का। तो देखिए क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है, यानी कोई ऐसा कक्षक नहीं है जिसमें अकेला कोई इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, मतलब कि ये होगा रंगहीन होगा। चलिए इसका चुंबकीय गुण देख लेते हैं। तो चुंबकीय गुण इसका कैसा होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी रंगहीन है, तो रंगहीन जब भी रहे तो सीधा सीधा रंगहीन है तो प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। DsP2 पर कैसा होगा इसका संरचना, तो ये होगा चतुष्फलक वर्ग समतलीय होगा।